Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start new chapter, which is chapter number 4th, Human Reproductive Health of class 12th. So this is part 1 of this chapter. So let's get started. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए गए थे। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स हमें कवर करनी है वो कौन कौन से हैं। सो द टॉपिक्स वी नीड टू कवर इन दिस चैप्टर आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, second is population explosion and birth control, third is medical termination of pregnancy, fourth is sexually transmitted diseases and fifth one is infertility। तो ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि यंगस्टर्स दे यूज इंटरनेट and other sources like friends, movies, magazines to get knowledge about sexual related aspect, and due to this these resources maybe misguide them, mislead them and may create myths and misconception and very unhealthy attitude towards sex related aspect. So it was very important to include this chapter in your syllabus. इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ मेजर्स लिए जाएं, कुछ चेंजेस करे जाएं कि हम एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो पहली चीज़, क्या क्या सॉल्यूशन निकाले गए इस प्रॉब्लम के। तो पहला सॉल्यूशन था कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना। दूसरा, यंगस्टर्स को अवेयर कराना कि सेक्स अब्यूज क्या होता है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं। तीसरी चीज, एजुकेट करना अबाउट हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एड्स, एडोलेसेंस, मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस एंड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए। अगर यंगस्टर्स के अलावा बात करें तो जो मैरिड कपल्स हैं उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर कराना, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रेगनेंसी, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर और भी कई सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, ये रीज़न तो हो गए कि भाई ये चैप्टर क्यों इंक्लूड करा गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सिंपल सा मतलब जो WHO ने दिया है, अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों एस्पेक्ट में वेल बीइंग हो देन यू आर अ हेल्दी पर्सन। बात समझ में आई कि अगर आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों तरीके से स्वस्थ हो तो आप एक स्वस्थ इंसान, एक हेल्दी पर्सन के रूप में जाने जाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि हेल्दी पर्सन क्या होता है। तो अगर एक सोसाइटी में जो लोग हैं वो सोशली, फिजिकली, फंक्शनली और नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नॉर्मल बिहेवियर के साथ में है तो उस सोसाइटी को हम क्या बोल सकते हैं, एक हेल्दी सोसाइटी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहलाई जाती है। तो ये तो हमें भाई समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है और एक सोसाइटी को आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बोल सकते हो। अब देखो, हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टॉपिक है ये लाइट में कब आया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो चलो हम चलते हैं फ्लैशबैक में। इंडिया के फ्लैशबैक में चलेंगे, हम बात करेंगे लेट 1940s एंड अर्ली 1950s की। इस वक्त क्या हो रहा था, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था इंडिया के लिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे लॉज बनाए जा रहे थे, डिसीजन से लिए जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन हो चुका था और सारे के सारे इंडिया में जो था हलचल मची हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बिजी थी, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में सोच रही थी।
वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी थी जो बिजी थी ये सोचने में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उस वक्त पे बेटा क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो गिरती जा रही थी। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो चाइल्ड केयर थी, पोस्ट एंड प्रीनेटल केयर भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी, काफ़ी सारे मदर्स की डेथ हो रही थी। दैट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो काफ़ी कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी उस वक्त पे? 36 ईयर्स, दैट्स इट। 36 साल बहुत ही कम होता है ना। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो था 180/1000 बर्थ्स। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए उन्होंने सोचा कि हमें सोशल इकोनॉमिक के साथ साथ हमें ध्यान देना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी। तब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेना चालू करा। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या किया गया? फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया। कब बताया? 1949 में एक फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन बनाया गया और 1951 में गवर्नमेंट ने लॉन्च करा एक प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग नाम से और फिर बाद में इसे नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बोला गया। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब इस प्रोग्राम में क्या था? इस प्रोग्राम में बताया जा रहा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव, एसटीडीज, मैटरनल केयर, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा था पब्लिक को, लोगों को। और क्या करा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स बनवाना चालू कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल करा दिए, कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मेडिसिन हो गए, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने करी, दैट वाज एडवर्टाइजमेंट। ऑडियो, विजिबल एंड प्रिंट मीडिया, तीनों तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दिया। रेडियोज़ पर, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर जगह जो था यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया था अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये बात समझ में आ गई आपको? अब और क्या किया गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने बच्चों कई जगह पे रिसर्च सेंटर्स बना दिए। रिसर्च सेंटर्स किस चीज़ की? रिसर्च, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में रिसर्च सेंटर्स बना दिए। तो एक बहुत ही फेमस सेंटर है जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस है किस चीज़ के बारे में? दे हैव डेवलप्ड सहेली विच इज़ एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये काफ़ी फेमस है इसके लिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई, गवर्नमेंट ने वैसे वैसे नई स्ट्रैटेजीज जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लॉन्च कर दी। तो ये सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट कर रही थी। विलेजेस में क्या हो रहा था? अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ में काफ़ी चीज़ें सुधरती जा रही थी, काफ़ी लोग एजुकेटेड थे, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी थी। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट रूरल एरिया में क्या हो रहा था कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना काफ़ी कठिन हो रहा था, लोगों को अवेयर कराना काफ़ी मुश्किल था, उनके जो थिंकिंग थी उनमें चेंजेस लाना भी बहुत डिफिकल्ट था। बट some government as well as non-government organizations came forward and they started to spread awareness among the rural areas and among the rural people also. तो ये यहाँ पे भी सॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम, अर्बन में भी और रूरल में भी, हर जगह पे धीरे धीरे करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। तो ये तो हो गई हमारे इंडिया की कहानी। अब आपके बुक के हिसाब से हम जरा एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे मेजरमेंट थे गवर्नमेंट ने जो लिए थे। स्टोरी को हटाएंगे, अब ज़रा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं हम। तो मेजरमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ने क्या मेजरमेंट्स लिए? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यही था कि एडवर्टाइजमेंट्स, ऑडियो, विजिबल, प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली उन्होंने देना चालू कर दिया। दूसरा क्या था? सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इन्वॉल्व कर देना इन द सिलेबस। अगर सिलेबस में नहीं भी है तो कुछ टीम्स जो है, डॉक्टर्स की टीम जो है या फिर कुछ एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो स्कूल जाते थे और बच्चों को एडोलेसेंस के बारे में और सेक्स एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से दी जाती थी, सो दैट दे आर नॉट मिसलीडेड और मिसगाइडेड।
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि कई स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स है या फिर हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं या कुछ टीचर्स पर्सनल लेवल पे अगर पढ़ाते हैं तो दे मोस्टली स्किप दिस चैप्टर, या स्किप नहीं भी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर ग्रोन अप किड्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी टॉक्ड एंड टू बी स्टडीड। तो इसीलिए जैसे ही सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व कराया गया तो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अबाउट एडोलेसेंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एड्स एंड अबाउट पर्सनल हाइजीन। सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, सभी को प्रोवाइड करी गई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, कई सारे एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स वहाँ प्रोवाइड करे गए। उसके साथ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल खोल दिया। अब हॉस्पिटल अकेले खोलने से तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ डॉक्टर भी चाहिए, तो वहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल करा दिए। डॉक्टर्स के साथ साथ हॉस्पिटल में कई सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया इन द रूरल एरियाज। अनदर वन, टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल। मेडिकल असिस्टेंस और केयर प्रोवाइड करी गई किससे? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री एंड पोस्टनेटल केयर, अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान दिया गया और लोगों के लिए मेडिसिन, केयर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज स्टैट्यूटरी बैन इन अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस पर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। इसका क्या मतलब होता है? अमीनोसेंटेसिस वर्ड का मतलब समझना है हमें। तो देखो, अमीनोसेंटेसिस का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन लगा दिया गया। अब ये होता क्या है, ऐसा क्यों करा? अच्छा, कोई बता सकता है कि इस पे बैन क्यों लगाया गया? वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। लोग पता करवाते थे डॉक्टर से कि गर्ल चाइल्ड है और अ बॉय चाइल्ड है, ठीक है, तो ये पता चल जाता था। एंड फिर उसके बाद में अगर रूरल एरियाज़ में, ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होता था कि अगर उन्हें पता चल जाता था देन दे ट्राई टू अबॉर्ट इट, ठीक है। तो ये तो बड़ी वाली दिक्कत हो जाती थी, फीमेल फोर्टिसाइड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बैन लगा दिया कि आप नहीं पता कर सकते हो, और अगर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है देन स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट देम। तो चलो अमीनोसेंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। So during pregnancy, the fetus is surrounded by amniotic fluid, which is a water-like substance. ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होता है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड होता है, उसे हम अम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जो एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। इस फ्लूइड को इंजेक्ट करके, इंजेक्ट करके उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, और उस फ्लूइड में क्या होता है, फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेक्स क्या है उस बेबी का। और दूसरी चीज़, इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, और चाइल्ड जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उस एक अम्नियोटिक फ्लूइड से पता चल जाती हैं। तो ये यूज था अमीनोसेंटेसिस का। बट कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, इस प्रोसेस को गलत तरीके से यूज़ करने लगे, ठीक है, किस लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में फीमेल फोर्टिसाइड जो था उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। दैट वाज द रीज़न व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ बेन्ड अमीनोसेंटेसिस। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि हमारे गवर्नमेंट ने कितने सारे मेजर्स लिए, कितने सारे चेंजेस लिए, तब जाके आज जो हमारा इंडिया है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और अवेयर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को लेके, और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अवेलेबल है। एंड नाउ एट टुडे वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, और हम आसानी से जाके अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन्स हैं हमारे पास में, तो हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जाके ईजिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं और उस चीज़ का
सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप ग्राफ देखिए ज़रा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। 1901 से लेके 2011 तक में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना। The increase in size and growth of human population is known as population explosion। तो इस ग्राफ में हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि 1901 से 2011 तक जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसे रोकना ज़रूरी था। पॉपुलेशन को हम कैसे रोकेंगे? पॉपुलेशन जब बढ़ रही है, अच्छा पहली चीज़ तो ये होगी भाई, बढ़ने का रीज़न क्या है? क्या रीज़न थे बढ़ने के? सबसे पहली चीज़ डिक्लाइन इन डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा था। लॉन्गर लाइफ स्पेन लगातार बढ़ रही थी। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड रिलीजियस बिलीव अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल, और एक लास्ट चीज़ लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। तो ये सारे रीजंस थे कि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, इसलिए लगातार जो है वो पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही थी। इसका सॉल्यूशन क्या था? और लोगों को अवेयर कराया गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें। दूसरा कहा गया था कि इंसेंटिव दिया गवर्नमेंट ने। इंसेंटिव किस चीज़ का? अगर आपके घर में एक या फिर 2 बच्चे हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। तीसरी चीज़, लोगों को एजुकेट कराया अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चौथी चीज़ क्या करी गई थी? जो मैरिज की एज होती थी फीमेल्स में और मेल्स में, वो इंक्रीज़ कर दी गई। तो ये कुछ मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।